Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. Today we are going to study poem 4 of intermediate UP board syllabus. Intermediate में हम लोग poem 4 चौथा poem आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है From an Elegy Written in a Country Churchyard. From an Elegy Written in a Country Churchyard. और इसके पोएट कौन है? तो इसके पोएट हैं अ स्कॉलर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के बारे में सबसे पहले आइए जानते हैं। थॉमस ग्रे वाज born on 26 December 1716 in London. लंदन में 26 दिसंबर 1716 में थॉमस ग्रे का जन्म हुआ। His father name was Philip Gray and his mother name was Dorothy Androbus. He was educated at Eton and Peterhouse, Cambridge. He started writing poetry around 1742. He was appointed as a professor of modern history and languages at Cambridge in 1768. His famous writings are Pindanic Odes, The Progress of Poesy, and The Bard. He remained bachelor throughout his life. जीवन भर वो कुमारे रहे and died in 1771. और 1771 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थॉमस ग्रे के बारे में बेन जॉनसन said about him. बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा है कि ग्रे was a romantic serpent grazing in classical grasses. It is also said that he was the most learned of English poet after Milton. उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि मिल्टन के बाद अंग्रेजी के एक विद्वान कवि के रूप में थॉमस ग्रे को जाना जाता है। He has composed many poems in his early life, but his masterpiece work was From an Elegy Written in a Country Churchyard, which is in our syllabus. बहुत सी कविताएं थॉमस ग्रे ने लिखा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कविता उन्होंने लिखा वो लिखा An Elegy Written in a Country Churchyard, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है। इस पोयम के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए इस पोयम के बारे में जानने से पहले इसके सेंट्रल आइडिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पोयम का सेंट्रल आइडिया। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। In this poem, the poet mourns the death of the village people. Death is the end of our life. One day, every one of us will die. Grave is the end of our journey of life. So it is useless to run after fame, money, and power. In this way, the poem gives expression to the universal fact that death labels all distinctions. मतलब कवि इस कविता में गांव के मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त कर रहा है, शोक गीत गा रहा है, बता रहा है कि डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, मृत्यु हमारे जीवन का अंत होता है। वन डे एवरीवन ऑफ अस विल डाई, एक न एक दिन हम सभी को मरना है। ग्रेव इज द एंड ऑफ आवर जर्नी। ग्रेव मतलब कब्र, कब्र ही हमारे जीवन के इस यात्रा का अंत है। सो इट इज यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी एंड पावर। इसलिए धन, संपत्ति और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ना बेकार है। इन दिस वे, इस प्रकार से द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिवर्सल फैक्ट। इसलिए यह कविता यह इस सांसारिक सत्य से हमें अवगत कराती है कि डेथ लेबल्स ऑल डिस्टिंक्शंस, मृत्यु सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, मृत्यु सबके लिए। सिंपल आइडिया के बाद हम इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, लेसन के नाम को थोड़ा आइडेंटिफाई करें। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उनका जो मास्टरपीस वर्क था, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो फ्रॉम लगा है, उसी कविता का एक अंश यहाँ हमको अध्ययन करने के लिए दिया गया है।
एलिजी मतलब क्या होता है? एलिजी मतलब होता है शोक गीत। जब शोक में कोई गीत गाया जाता है वो एलिजी कहलाता है। रिटेन लिखा हुआ इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एक चर्चयार्ड मतलब क्या होता है? चर्चयार्ड, चर्चयार्ड का मतलब हुआ चर्चयार्ड अर्थात गिरजाघर का आंगन, अर्थात गिरजाघर के अंदर के जगह पर बैठकर लिखा हुआ शोक गीत। और गिरजाघर क्या होता है? चर्च, जहां क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं गॉड का, ठीक है। तो वहीं चर्च के बगल में बॉडी को बरीड करने का भी प्लेस होता है, अर्थात डेड बॉडी को दफनाने का भी प्लेस होता है, वही कहलाता है कंट्री चर्चयार्ड, अर्थात उसको हम शमशान भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है। तो वहीं बैठकर लिखा हुआ एक शोक गीत थॉमस ग्रे ने लिखा और वो काफी फेमस भी हुआ। उसी का एक अंश हमको अध्ययन कर ले दिया गया है। आइए देखते हैं इस पोयम का स्टार्टिंग 4 लाइन। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing hard wind slowly o'er the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. देखिए, एनालॉजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में पोएट थॉमस ग्रे जो है एक चर्च के कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और उन्हें गिरजाघर की अर्थात चर्च की घंटियां सुनाई पड़ती हैं, जो ये संदेश दे रहा है कि दिन अब समाप्त हो रहा है। शाम को चर्च में घंटियां बजती हैं शाम होने का संकेत देने के लिए। तो वहीं लिखते हैं, वहीं बैठे बैठे उन्होंने कविता लिखा कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब होता है घंटी, टोल्स मतलब होता है धीरे धीरे बजना। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन के अलग होने का। नेल मतलब होता है घंटी की ध्वनि, अर्थात अंत या मृत्यु का चिन्ह भी होता है। तो कह रहा है कि दिन के समाप्त होने का संकेत देते हुए गिरजाघर की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं। द लोइंग हर्ड, लोइंग मतलब होता है रंभाते हुए, हर्ड मतलब होता है पशु यानी पशुओं का झुंड। विंड स्लोली, धीरे धीरे हवा चल रही है। द ली और ली मतलब होता है चरागाह, अर्थात रंभाते हुए पशु धीरे धीरे हवा के साथ अपने, कह रहा कि चरागाह से रंभाते हुए पशु चरागाह से धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। द प्लाऊमैन होमवर्ड, और उनके साथ साथ प्लाऊमैन मतलब क्या होता है? किसान। होमवर्ड मतलब घर की ओर। प्लाड मतलब होता है हल। हिज वेरी वे मतलब होता है थकना। वेरी मतलब क्या होता है? थकना या थका हुआ। तो अपने थकावट के साथ हल लिए हुए किसान अपने घर की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और संसार को, डार्कनेस मतलब होता है अंधकार में, लीव्स मतलब छोड़ करके, एंड टू मी और मुझे भी, संसार को और मुझे अंधकार में, और संसार को और मुझे भी अंधकार में छोड़ करके वे सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। पोयम थोड़ी सी लंबी है लेकिन पूरा वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Beneath those rugged elms that Eve trees said were heaps, the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath these rugged elms, rugged मतलब होता है भद्दा, इल मतलब होता है चिराबेल, इल मतलब होता है चिराबेल, that Eve trees said, और ईव ट्रीज, ईव मतलब होता है एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है उसकी छाया में। तो कह रहा है कि भद्दे चिराबेल के नीचे और सदाबहार वृक्ष की छाया के नीचे, वेयर हीप्स द टर्फ, इन टर्फ मतलब घास, हीप्स मतलब ऊपर की ओर उठती है, जहाँ घास उग चुकी है। इन मेनी ए मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, हीप मतलब होता है मिट्टी का ढेर, यानी कि स्वतंत्र भूमि के ढेर पर जहाँ घास उग चुकी है।
ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक जो अपने नैरो मतलब होता है तंग पतला कम जगह के, सेल मतलब यहाँ कोठरी होगा, फॉर एवर लेड हमेशा हमेशा के लिए, लेड मतलब होता है लेटे हुए हैं, अपने हर कोई अपने तंग कोठरियों में हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द र्यूड फॉर फादर्स, र्यूड मतलब वैसे तो होता है असभ्य, यहाँ होगा बेचारे। फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, वो बेचारे पूर्वज ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट स्लीप, हैमलेट उस स्थान विशेष में एक गांव का नाम था, छोटा गांव था। स्लीप कह रहा है कि द र्यूड फॉर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप, और वे बेचारे पूर्वज हमारे जो हैं, जो पूर्वज हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं, अर्थात उनको दफना दिया गया है। हमने पहले ही बताया कि ये पोएट जो हैं वो क्या है, कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और वहीं पर ये कविता लिखी गई है। आगे देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा ब्यूल्ड सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग ऑर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। ब्रीजी मतलब होता है ठंडी हवा, काल मतलब होता है बुलाना पुकारना, ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न मतलब सुबह, तो इंसेंस इंसेंस मतलब सुगंधित, और ब्रीद मतलब होता है सांस लेने वाला। इसका मतलब हुआ कि सुबह में ठंडी हवा जिसका हम सांस लेते हैं। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा ब्यूल्ड सेड, स्वेलो मतलब अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मतलब चहकती हुई, यानी कि ट्विटर मतलब आवाज करना भी होगा यहाँ पर। फ्रॉम द स्ट्रा ब्यूल्ट सेड, स्ट्रा ब्यूल्ट मतलब क्या, तिनके से बना हुआ, सेड मतलब घोंसला, यानी कि घर कह सकते हैं, छप्पर कह सकते हैं। तो चिड़ियाओं का घर क्या होता है, घोंसला होता है। तो तिनके से बने हुई घोंसले से बोलती हुई अबाबिल पक्षी की आवाज, चहकती हुई अबाबिल पक्षी की आवाज। कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की श्रिल मतलब तेज, क्लैरियन मतलब होता है आवाज, तो मुर्गे की तेज आवाज, अथवा इकोइंग हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है भोंपू, कैसा भोंपू, तो यहाँ जो हॉर्न यूज हुआ है वो शिकारियों का भोंपू है। जंगल में जानवरों को तीतर बीतर करने के लिए शिकारी एक बहुत तेज आवाज का भोंपू यूज करते हैं, ताकि उसको बजाने से जो जानवर होते हैं अपने स्थान से तीतर बीतर हो जाते हैं और उनका शिकार करना आसान होता है। तो शिकारियों के भोंपू के गूंजती हुई आवाज, इन सभी चीजों में से नो मोर सेल राउज, कोई भी नहीं उठा सकेगा, देम मतलब उन्हें, किनको, जो पूर्वज, जो लोग दफनाए गए हैं उस कब्रिस्तान में, फ्रॉम देयर लोली बेड, लोली बेड मतलब हो गया कब्रगाह, यानी कि जिसमें उनको दफनाया जाता है जमीन के अंदर। तो कह रहा है कि सुबह की महकती हुई हवा, या तिनके से बने हुई घोंसले में चहकती हुई अबाबिल पक्षी की आवाज, या मुर्गे की तेज आवाज, या शिकारी के भोंपू की आवाज, इनमें से कोई भी चीज अब उन्हें नहीं उठा सकेगी उनके कब्र से। जो लोग दफनाए गए हैं उनको कब्र से ये कितना हो आवाज करेंगे, इनमें से कोई जो है उठा नहीं पाएगी। और अब तीसरी कड़ी में सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द पोयम, लास्ट स्टेंजा इस पोयम का देखेंगे हम, जिसमें कवि क्या बताता है, आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, नॉर ग्रेंजुअर हियर विथ अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, मार्क MOCK, मार्क मतलब क्या होता है, मजाक बनाना, यूजफुल टॉयल मतलब उनके परिश्रम का, देयर होमली जॉयज, होमली जॉयज मतलब घरेलू आनंद, डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, और ऑब्सक्यूर मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। तो कह सकते हैं कि देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंद और उनके अस्पष्ट भाग्य यानी कि दुर्भाग्य पर, अम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, अर्थात धनवान लोगों को, मार्क देयर यूजफुल टॉयल, उनके परिश्रम पर, मार्क लेट नॉट मार्क, मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मतलब ये हुआ कि कब्र में दफनाए गए लोगों के घरेलू आनंद, उनके परिश्रम और उनके अस्पष्ट भाग्य पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को
हंसना नहीं चाहिए और न ही उनके कार्य और जीवन का मजाक बनाना चाहिए। करेगी नॉर ग्रेंजुअर हियर विथ अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर मतलब उन गरीबों के, दिन दुखियों के सिंपल एनल्स। एनल मतलब होता है लेख, वर्णन यानी कि घटनाएं, सामान्य और संक्षिप्त वर्णन, उन दिन दुखियों के सामान्य और संक्षिप्त घटनाओं को हियर सुन करके, ग्रेंजुअर मतलब होता है वैभवशाली लोगों को, विथ ए डिसडेनफुल स्माइल घृणा पूर्वक मुस्कुराना नॉर नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि न तो वैभवशाली लोगों को इन दिन दुखियों के सामान्य और संक्षिप्त जीवन वर्णन को सुन करके मुस्कुराना चाहिए। एक साथ देखते हैं, दो लाइन का एक साथ, दो लाइन का एक साथ मिला के देखें। पहले दो लाइन में कह रहा है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन कब्र में दफनाए गए लोगों के परिश्रम, उनके घरेलू आनंद और उनके अस्पष्ट भाग्य का कभी मजाक, न तो मजाक उड़ाना चाहिए और न ही दिन दुखियों के सामान्य और छोटे जीवन को सुन करके, सामान्य और छोटे जीवन का वर्णन सुन करके न तो वैभवशाली व्यक्तियों को घृणा पूर्वक मुस्कुराना चाहिए। अंतिम चार पंक्तियां, द बोस्ट ऑफ heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Boast of heraldry. heraldry मतलब होता है बोस्ट ऑफ heraldry. बोस्ट मतलब होता है कि डिंग मारने वाले, अर्थात लंबी चौड़ी बातें करने वाले, और ऑफ heraldry कहने का मतलब है कि उच्च परिवार के डिंग मारने वाले लोग। द पंप ऑफ पावर, पंप मतलब दिखावा करना, तो शक्ति को प्रदर्शित करने वाले लोग, शक्ति का दिखावा करने वाले लोग। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उनकी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, और उनका धन, गेव अवेट्स अलाइक द इनवेटेबल आवर, गेव अवेट्स प्रतीक्षा कराता है, अलाइक मतलब एक समान रूप से, द इनवेटेबल आवर, इनवेटेबल आवर का मतलब हुआ मृत्यु का समय, उस अंतिम समय का मतलब उच्च परिवार के लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोगों को, शक्ति प्रदर्शन करने वाले लोगों को, सौंदर्य प्रदर्शित करने वाले लोगों को, धनवान लोगों को भी मृत्यु जो है एक समान रूप से प्रतीक्षा कराता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, पाथ्स ऑफ ग्लोरी वैभव का जो रास्ता है वो लीड ले जाता है, बट टू द ग्रेव, लेकिन ग्रेव मतलब कब्र में। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं, चाहे वो डिंग मारने वाले हों, शक्तिशाली हों, या सुंदर हों, या धनवान हों, सभी लोगों को मृत्यु एक समान रूप से अवसर देती है, और ये सबको एक न एक दिन क्या करना है, ग्रेव में चले जाना है, अर्थात कब्र में चले जाना है। कुल मिला के कह सकते हैं ये कि सभी लोग कब्र में ही जाएंगे, क्योंकि जीवन का अंतिम परिणाम, निश्चित परिणाम मृत्यु ही है। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही रोमांचक कविता है ये। तो ये पोयम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोयम के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।